तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे द लैंडी जी फैक्टर, जी फैक्टर और क्वांटम मैकेनिकल व्यू ऑफ जीमान इफेक्ट, और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे लैंडी जी फैक्टर के अलग अलग टर्म्स के लिए और ऑर्बिटल्स के लिए, जी फैक्टर के लिए जी फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। इसका एक्सप्रेशन डेरिवेशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू जो हम डायरेक्टली यूज कर लेते थे, जी इक्वल टू 1 कह देते थे, जी इक्वल टू 2 कह देते थे स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पिन के लिए, ऑर्बिटल के लिए 1 कहते हैं। कैसे आता है वैल्यू ये भी पता रख जाना है, और इसके हम मैथमेटिकल डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे, अभी ट्राई करेंगे। सो इसमें मैं बता दूं कि ये समझ में तभी आना है जब आपको वेक्टर मॉडल और प्रीवियस आपने पढ़ रखे होंगे अच्छे से, और वो पहले समझ में आ रहा है। राइट, तो आपको अगर समझ में नहीं है तो इस समझ में आप समझ जाइएगा कि पहले वाले टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, जो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस नॉलेज ज्यादा है। राइट, so as you know that the total angular momentum of an electron that is given by the sum of orbital angular momentum and spin angular momentum, ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वेक्टर एटम मॉडल में कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम को किसी एटॉमिक सिस्टम का, एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज कैपिटल J वेक्टर, एंड दैट इज द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है और उसके साथ ही साथ वो स्पिन भी करता है, यानी कि वो अपने ओन एक्सिस पे भी मोशन करता है, स्पिन करता रहता है। तो इसलिए इसके पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, तो टोटल के लिए हम यहाँ पर वेक्टोरियली सम करेंगे। राइट, सो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम आर, ये भी हम लोगों ने ट्राई कर रखे हैं। राइट, बोहर मैग्नेट्रॉन के टर्म में देखिए, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या था, मीगल वेक्टर, एल यहाँ पे यूज किया गया है ऑर्बिटल के लिए, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा रखे हैं, माइनस जी एल मे बी अपॉन एच कट इनटू एल वेक्टर। इवन हम लोगों ने जाइरो मैग्नेटिक रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, आपको ध्यान होगा, और वहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर जीएल इंट्रोड्यूस कर दिए थे और जीएल की वैल्यू बात, राइट, तो वहां पर हमने यूज कर लिए, बट यहाँ लास्ट में हम इसका डेरिवेशन आज करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कैसे क्या वैल्यू आ रही है। राइट, तो ये फॉर्मुलेशन हमने पढ़ रखे हैं। राइट, मीएस स्पिन के लिए एज इट इज मीएस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टीएस मे बी अपॉन एच कट इनटू एस वेक्टर। राइट, सो ये जो वैल्यू यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, सिंस जीएल इज इक्वल टू 1 एंड जीएस इज इक्वल टू 2, तो ये है नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख दिया जाएगा। So the total magnetic moment that is given by, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होती है लैंडी जी के डेरिवेशन में कि किस तरह से हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट में आप कह सकते थे कि जरा तो जस्ट हम इसको सम कर देंगे तो आ जाएगा, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि ये s की जगह 2s लिखा है और l प्लस s नहीं लिखा है। राइट, तो ये रीजन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसका जो डायग्राम है उससे भी आपको समझ में आ जाना है कि क्यों हम l प्लस s की जगह l प्लस 2s यूज कर रहे हैं। राइट, इवन यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया गया है और इससे भी आप समझ सकते हैं, और डायग्राम। राइट, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को जस्ट इन दोनों इक्वेशन को सम किया गया है, बट उसमें ये 2s प्लस l वेक्टर प्लस 2s वेक्टर लिखा है। क्यों लिखा है देखो, if instead of l plus 2s in right hand side of equation, this first equation, it is l plus s vector, then j vector and mu vector, that is मतलब j vector total angular momentum था और mu vector total magnetic moment है, would be collinear but anti parallel। कोलिनियर तो हम कह सकते हैं, बट वो एंटी पैरेलल हो जाएगा, जबकि उसको हम वेक्टर एटॉमिक मॉडल से या वेक्टोरियली किसी दो वेक्टर को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो उसमें ऐसा एंटी पैरेलल वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, एंटी पैरेलल ये नहीं होगा, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट दे नेवर बी एंटी पैरेलल, वो कुछ ना कुछ एंगल से प्रेसेस होता है, मतलब डिफरेंट होता है उसका ओरिएंटेशन। So, however, because of factor 2 s vector in equation, j and m will not be collinear unless either l is equal to 0 or s is equal to 0। इन दोनों को अगर हम 0 कर देंगे तभी j होगा और mu होगा, वो
वो एंटी पैरेलल हो सकता है, अदरवाइज नहीं, यानी उसका कोई भी मतलब मैग्नीट्यूड हो ही नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीट्यूड आई नहीं, राइट, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। सो जे एंड म्यू आर नेवर एंटी पैरेलल व्हेन बोथ म्यू एल एंड म्यू एस आर प्रेजेंट। अगर किसी एटॉमिक सिस्टम में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर प्रेजेंट है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो एंटी पैरेलल नहीं हो सकते, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सिंस एल एंड एस प्रेसिस अबाउट जे वेक्टर, जैसे कि हम दोनों वेक्टर एटॉमिक मॉडल में पढ़ रखे थे कि ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है ये किसके अबाउट प्रेसिस होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम के, राइट। So in the absence of external magnetic field, so it is clear from figure 1.2 that total magnetic moment must also persist about J vector. ये जो कहानी कही जा रही है कि यहाँ पर किस तरह से प्रिसीजन हो रही है, इस J के क्रॉस जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर जो रिप्रेजेंट है, ये J यहाँ पर रिप्रेजेंट है टोटल एंगुलर मोमेंटम, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, ये S वेक्टर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको किस तरह से प्रेसिस हो रहा है, यानी कि हमने कहा कि L और S इस J के क्रॉस को प्रेसिस करेगा, राइट। ये स्पिन मोशन होगा, मोशन कर रहा है, राइट। प्रेसिशन आपने पढ़ रखा है, लार्मर प्रेसिशन और लार्मर फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम लोगों ने डेरिवेशन किए रखा है प्रीवियस डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो जे है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है, उसके क्रॉस ये न्यू वेक्टर भी प्रेसिस करेगा। देखिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपने पढ़ रखे हैं कि एल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एस के जस्ट अपोजिट में उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, राइट। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी डायग्राम में देखिए जो एंटी पैरेलल की हम बात कर रहे हैं, इसको बिल्कुल हम सेम लाइन में नहीं लिख रखे हैं, ये कुछ ना कुछ उस अपने पार्टिकुलर एंगल से एक डिफरेंट ओरिएंटेशन है, राइट। डिस्टर्ब हो गया, देखिए हम लोग तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं न्यू वेक्टर है वो इसके जस्ट अपोजिट नहीं है टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है, राइट। ये इस डायरेक्शन में है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में, राइट। सो the component of mu along J that is defined as the effective total magnetic moment mu J, ये जो है mu वेक्टर दैट इज द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। अब इसका हम J के लॉन्ग, J टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसका अगर हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट J के लॉन्ग बात करें तो दैट इज mu J, राइट। तो दैट इज गिवन बाय दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ mu एंड J, और ये जस्ट आपको मालूम है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, राइट। तो यहाँ म्यू डॉट जे इज इक्वल टू म्यू जे कॉस थीटा लिख लिया, राइट। और इसको जस्ट बहुत ही केयरफुली इसको देखो मैनिपुलेट किया गया है, जस्ट ये म्यू का एज इट इज हो गया, जे कॉस थीटा को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सॉरी म्यू कॉस थीटा को लिख सकते हैं म्यू जे, दैट इज द जे कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट अलोंग जे, दैट इज द म्यू जे, राइट। तो ये हम लिख लिए म्यू कॉस थीटा को म्यू जे और जे एज इट इज है, राइट। तो यहाँ से हमने म्यू जे की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, दैट इज म्यू जे इज इक्वल टू दिस वन अपॉन जे वेक्टर मॉडुलस ऑफ जे वेक्टर, राइट। तो यहाँ पर अब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो इक्वेशन हमने लिख रखे हैं, म्यू की वैल्यू क्या था हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और एज इट इज ये डॉट में आएगा, ध्यान रखना है ये डॉट का सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, राइट, कि वेक्टर को हम क्वांटिटीज को डील कर रहे हैं, राइट। तो माइनस म्यू वी अपॉन एच कट एज इट इज, और ये जस्ट एल प्लस टू एस डॉट जे को इंडिविजुअली डॉट प्रोडक्ट कर दिए, तो एल डॉट जे हो गया एक बार, तो
L डॉट S हो गया प्लस 2S डॉट J वेक्टर, राइट, अपॉन एज इट इज जो भी पैरामीटर यहाँ पर है। उसके आगे जस्ट इसमें अब हम लोग मैथमेटिक के हेल्प से आगे प्रोसीड करेंगे। हमें J की वैल्यू, टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मालूम है, राइट, that J is equal to sum of total angular momentum and spin angular momentum, right। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो प्रीवियस इक्वेशन में हमने यहाँ पर J की जगह रख दी है L डॉट S प्लस 2S इंटू L प्लस S वेक्टर, राइट। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, L डॉट L हो जाएगा दैट इज L स्क्वायर, और L डॉट S हो जाना एक, तो यहाँ पर एड अप हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 2S डॉट L, और एक यहाँ पर L डॉट S था तो 3 L डॉट S था, और S डॉट 2S डॉट S, तो ये 2S स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान होगा कि L डॉट L की वैल्यू मैग्नीट्यूड में आता है, तो इसका ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये L स्क्वायर प्लस 2S स्क्वायर प्लस 3 L डॉट S वेक्टर है, राइट। और ये इट इज नहीं है, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है, केयरफुली आप इसको करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगा। अब हमें जिस तरह से हमने कपलिंग में ये टर्म कैलकुलेट किए थे इधर L डॉट S के, तो वहीं से तो ये G डॉट J की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके J स्क्वायर से ये सॉल्व करके L डॉट S की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, सो दैट ये थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर पाए, राइट। तो थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू हम L डॉट S की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको मैं बहुत ही फास्ट यहाँ कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, रिसर्च करने वाली बात नहीं है। जस्ट म्यू J दैट इज द J कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट along J vector that is equivalent to minus dv upon h cut, ये एज इट इज इक्वेशन थर्ड में माइनस dv upon h cut लिख लिए, L स्क्वायर प्लस 2S स्क्वायर जस्ट 3 अपॉन 2 ये हो गया अलग से, और इसमें फिर ये J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर वाले रख दिया अपॉन में J वेक्टर मॉडुलस ऑफ J वेक्टर, राइट। तो इसको फिर आगे देख सकते हैं, इसमें जस्ट सॉल्व किया गया है, यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है। तो ये मैथमेटिक्स बहुत इजी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या फॉर्मुलेशन आएगा। तो ये जो लास्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन आया है, अब इसमें हमने जो हमें मैग्नीट्यूड के टर्म में इसमें J की वैल्यू, S की वैल्यू, L की वैल्यू जो मालूम है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो ये पहले से आपको मालूम है J इज इक्वल टू अंडर रूट J प्लस J इंटू J प्लस 1 इंटू H कट। इस तरह से L की वैल्यू मालूम है, S की वैल्यू मालूम है, तीनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर जो सॉल्व किए लास्ट में जो वैल्यू आया, उसके बाद एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा दैट विल लुक लाइक दिस, राइट। अब इसको ऊपर सेट करके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है दैट इज बेसिकली लैंडिंग फैक्टर स्मॉल g। ये माइनस म्यू भी आपको मालूम है दैट इज द बोहर मैग्नेटॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस बोहर मैग्नेटॉन दैट इज द नेचुरल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो माइनस म्यू भी यहाँ पर g इंट्रोड्यूस कर दिए, b इज इक्वल टू क्या है दिस ब्रैकेट क्वांटिटी जो यहाँ पर प्रिंटेड है, और इनटू j प्लस 1। तो यहाँ पर मैं बॉक्स में इसलिए बंद कर सकता हूँ इस फॉर्मुलेशन को, इवन ये हमें क्वांटम मैकेनिकल व्यू ऑफ रीमन इफेक्ट से पढ़ेंगे, उसमें ये फॉर्मुलेशन यूज करना है, राइट। इवन ये भी हमें अभी फॉर्मुलेशन यूज करना है जब बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। So basically what is G is equal to 1 plus a बहुत ही easy formulation है 1 plus J into J plus 1 plus S into S plus 1 minus S into L plus 1 upon 2J plus 1, right। तो ये formulation आपको G का ध्यान रखना है। Basically it provides directly the relative separation of Gman levels for the different terms। अब देखिए terms का मतलब यहाँ नहीं है, terms का मतलब है SPDF जो हम लोगों ने टर्म्स के बारे में बात किए थे, वो यहाँ पर टर्म्स की बात हो रही है जो कि हम लोगों ने नोटेशंस पढ़ रखे थे, है ना, किस तरह से किसी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में
दिया है 2p3/2, 2p3/2। तो यहाँ पर p है वो टर्म है, कौन से टर्म है, ये p टर्म है, राइट। ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसे हमें पता चल जाना है, ये किसका वैल्यू है, ये मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें पता चल सकता है, राइट। तो इसका यूटिलाइजेशन आप देख ही सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज हमने करेंगे अभी आगे और कर रखे हैं, राइट। अब आप लोग एक प्रॉब्लम इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कैलकुलेट द लैंडिंग फैक्टर फॉर एस इलेक्ट्रॉन। तो एस इलेक्ट्रॉन की बात कर दी गई, तो हमें एस इलेक्ट्रॉन के लिए मालूम है कि एस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0 और एस का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो ये एल इक्वल जी टोटल कितना होता है, जे इक्वल टू एल प्लस माइनस। तो एस होता है तो एस की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकता है, -1/2 यहाँ पर नहीं हम ले सकते हैं क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जे की वैल्यू जस्ट 1/2 होता है एस इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। तो ये ध्यान रहेगा। तो ये तीनों वैल्यू से जस्ट फॉर्मुलेशन में आप देख सकते हैं कि जे है, एस है, एल है और जे एस एल तीन क्वांटिटी है। तो जे एस एल की वैल्यू आपको मालूम चल गया केवल एक टर्म एस इलेक्ट्रॉन बोलने से। तो उसके लिए जी फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। एस इलेक्ट्रॉन के लिए, एस के लिए, स्पिन के लिए दैट विल बी गिवन बाय 2, राइट। तो इस तरह से हम एस के लिए 2 वैल्यू यूज करते हैं, राइट। तो ये आप बहुत इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक का आप टर्म से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकुलर टर्म के लिए। यहाँ पर देखिए आप कैलकुलेट द लैंडिंग फैक्टर फॉर द स्टेट 2p3/2, राइट। तो अभी मैंने जैसे बताया कि 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर हमें अब जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम क्या क्या होना चाहिए, तीन क्वांटिटी मालूम होना चाहिए, स्मॉल एल की वैल्यू, स्मॉल एस की वैल्यू और स्मॉल जे की वैल्यू, राइट। दैट इज द क्वांटम नंबर्स। ये वैल्यू अगर मालूम होंगे तो फिर आप ये आप जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टी लिखा है, जो कैपिटल टी यहाँ लिखा है, दैट रिप्रेजेंट्स द टर्म दैट इज रिलेटेड टू एल इज इक्वल टू 1। इसको आप एक बार रिकॉल करें तो एल इज इक्वल टू अगर हम 0 1 2 3 ऐसे जब हमने रिप्रेजेंट किए थे तो एस किस 0 किसको रिप्रेजेंट करता था, एस को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, पी को, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, डी को, और 3 रिप्रेजेंट करता है एफ। तो एस पी डी एफ, राइट। एस पी डी एफ ये सारे ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखो ऑर्बिटल्स जो एल की वैल्यू 1 के लिए ये पी रिप्रेजेंट है, तो हमें एल की वैल्यू पता लग गया, राइट। तो एल की वैल्यू 1 पता लग गया, तो 1 के ये हो गया, और एस की वैल्यू 1/2 होता है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। एल प्लस एस होता है तो एल प्लस एस यानी कि 1 प्लस 1/2 दैट विल गिव यू 3/2, राइट। तो ये एल एस जे की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/3। that is the value of G Lagrange factor for term 2p3/2। इसी तरह से किसी भी टर्म का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन का, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप इससे हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो हमारे पास अभी टाइम है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, राइट। So next topic is quantum mechanical theory of normal Zeeman effect। Normal Zeeman effect, यहाँ पर Zeeman effect हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। Zeeman effect इवन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि Zeeman effect क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स में मैं बता दूं कि बेसिकली Zeeman effect भी रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि Zeeman effect स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, कि कोई सिंगलेट या डबलेट लाइंस है, स्पेक्ट्रल लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से स्प्लिट हो रहे हैं। हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से जब हम उसको स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो स्पेक्ट्रल वो स्प्लिटेड दिख रहे हैं। और उसमें स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे हम कहते हैं कि Zeeman इफेक्ट दो तरह के, एक नॉर्मल Zeeman इफेक्ट और एक एनामेलस Zeeman इफेक्ट। तो क्लासिकल हमने व्यू देख रखे हैं, इसका क्लासिकल थ्योरीज को पढ़ रखे हैं। नॉर्मल Zeeman इफेक्ट का यहाँ पर क्लास क्वांटम हम थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं किस तरह से कोई स्पेक्ट्रम
अगर कोई किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में कोई अगर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन यानी ट्रांजिशन कर रहा है, तो हमें मालूम है कि उसमें एनर्जी इमिट होगी, तो वो एनर्जी इमिट होगी यानी कि वो स्पेक्ट्रम हमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होगा। तो उस स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग को हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो यहाँ पर आप ये जीवन शिफ्ट हम लोगों ने एक डेरिवेशन कर रखे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स एल इज इक्वल टू जो स्टेट है, एनर्जी लेवल्स है, ये किस तरह से स्प्लिटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन दिखाई गई है वो 3 तरह की ट्रांजिशन भी रिप्रेजेंटेड है, राइट। कि एक आप एक सेंट्रल देख सकते हैं और एक उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, जो कि हम लोगों ने जीवन शिफ्ट में डिस्कस किए हैं, जीवन इफेक्ट में डिस्कस किए। तो स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग डेरिवेशन और इसके थ्योरी। सो ये जो अभी शुरू पे जो ये मैथमेटिक्स यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये प्लस 2 में पढ़ रखे हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट इवन हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी कई बार ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इजी है, कंसंट्रेट होकर इसको समझने की कोशिश कीजिए। Right. So when an atom that is treated as atomic dipole, से आपको मालूम है कि किसी भी एटॉमिक सिस्टम को हम डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 चार्ज हो गए हैं और उसके बीच में कुछ न कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है। तो सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इवन आपने डेफिनेशन पढ़ रखे हैं। उसी तरह से हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन करता है किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसमें करंट जनरेट होगा, राइट। करंट लूप जैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की हम लोगों ने बात की थी, तो इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, बार मैग्नेट की तरह हम बिहेव कर सकते हैं, राइट। सो इसको हमने व्हेन एन एटम दैट इज एटॉमिक डाइपोल दैट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then the torque tau acts on it to align in the direction of the magnetic field। यहाँ पर डायग्राम देखिए, आपने 2 डेरिवेशन कर रखे होंगे प्लस 2 लेवल पे। आप लोग एक बार कर सकते हैं कि किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट होता है, राइट। और टॉर्क यानी कि हम उस टॉर्क की वजह से क्या होता है कि वो डाइपोल रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो यानी डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट। रोटेशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसमें एक तरह की वर्क होगा, वर्क एक तरह की एनर्जी है, तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म से हम इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इस सिस्टम को, कि किसके एटॉमिक सिस्टम को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट किए, मतलब प्लेस किए, तो उस पे क्या क्या उसकी एनर्जी पे फर्क पड़ा, राइट। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू ये म्यू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, राइट। मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर थीटा देख सकते हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है नीचे वेक्टर, और उसके और इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल जो है वो थीटा है, राइट। सो द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, आपने केसेस पढ़ रखे हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये भी आपको मालूम है। So the torque will be maximum if the atom, that is atomic dipole, is perpendicular to the field। यहाँ पर sin थीटा है, ये sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कम होगी, कब हो जाएगी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी कि बिल्कुल ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और उस डाइपोल के बीच में 90 डिग्री के एंगल होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, राइट। ऑन द अदर हैंड, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट हम बात कर सकते हैं कि मिनिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0, यानी उसी डायरेक्शन में डाइपोल को भी हमने प्लेस कर दिया, आइदर थीटा इक्वल टू 0 या फिर 180 डिग्री, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से भी मालूम है। So the work done in doing so is that is given by dw is equal to tau d theta। tau क्या है, टॉर्क है, और d theta क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उस पार्टिकुलर एंगल से कितना हमने रोटेट किया, d theta एंगल से रोटेट किया। तो tau की वैल्यू ये हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज म्यू जे b sin थीटा इनटू d theta। तो ये सारे मैथमेटिक्स आपने कर रखे हैं, बहुत इजी है। आपको किसी भी चीज का टोटल कहीं कैलकुलेट करना हो, जो बारीकी से बहुत ही माइन्यूटली किसी पार्टिकुलर लिमिट में, तो उस टर्म को हम इंटीग्रेट कर देते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को। सो द टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल 90 डिग्री टू थीटा, राइट। एक पार्टिकुलर एंगल पे लाने के लिए 90 डिग्री से ये हम उसको इंटीग्रेट कर दिए, तो dw को इंटीग्रेट कर देंगे तो w आ जाना है आपको,
राइट। और ये देखिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन आ गया। और ये थीटा एक बार हो जाएगा, कॉस 90 जीरो ही होता है, तो ये माइनस नीचे डी कॉस थीटा। ये फॉर्मुलेशन हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया, इवन आपने ये फॉर्मुलेशन पढ़ रखे हैं प्लस टू में, डेरिवेशन भी कर रखे हैं, राइट। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन एज द पोटेंशियल एनर्जी। यही हम बातें कहते आ रहे हैं प्लस टू से, है ना, कि ये जो वर्क हमने किया, दैट एनर्जी बेसिकली इट इज एनर्जी एंड दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी inside the dipole. So when this mu j makes an angle theta with magnetic field, then this is potential energy is equivalent to this much. अब हमने यहाँ पर म्यू j की वैल्यू हमारे पास ये हमने अभी कैलकुलेट किए थे जब लैंडिंग फैक्टर का डेरिवेशन कर रहे थे, तो ये हमने अंडरलाइन कर रखे फॉर्मुलेशन। तो इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। इस जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस मच, क्योंकि उसमें भी माइनस साइन था, राइट। और यहाँ पर नीचे में भी माइनस साइन है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। So now j cos theta is that is the component of total angular momentum of j। यहाँ पर j cos theta की जगह हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये आपने ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक j z की वैल्यू कैलकुलेट किए थे, बेसिकली कंपोनेंट ऑफ z टोटल एंगुलर मोमेंटम का। तो उसी से इवन हमने स्पेस क्वांटाइजेशन में फॉर्मुलेशन कैलकुलेट कर रखे थे cos थीटा की वैल्यू, वहां से आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये cos थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है mj अपॉन अंडर रूट j इंटू j प्लस 1। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लिखा है ना ये वैल्यू, इसके जगह हम स्मॉल m j सबस्क्रिप्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ सा फॉर्मूला यहाँ पर बन गया कि बोहर मैग्नेटॉन आ गया, लैंडिंग फैक्टर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और हमारे पास जे कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया, राइट। तो अब इसमें टोटल एनर्जी यानी कि बोहर जो थ्योरी था कि ट्रांजिशन होगी, उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर यूज करेंगे कि टोटल एनर्जी क्या होगी, ट्रांजिशन अगर एटॉमिक सिस्टम में होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो ये सारा कुछ आपको इवन पहले से मालूम है। मैं थोड़ा सा फास्ट इसको डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट इसी लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। देखिए, सो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड when an electron jumps from initial higher energy states को रिप्रेजेंट कर रखे हैं E0, ग्राउंड स्टेट इनिशियल हायर एनर्जी है E0 I इनिशियल हायर एनर्जी टू फाइनल लोअर एनर्जी स्टेट E0 फाइनल। अब यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, यहाँ से I यानी कि इनिशियल फाइनल हायर एनर्जी है, और ये F जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये लोअर एनर्जी स्टेट्स है। तो ये आप इसे ये समझ सकते हैं कि इसको हम EF कह रहे हैं, E0 F कह रहे हैं, और ये E0 I है, राइट। यानी कि ये हायर एनर्जी स्टेट्स है, ये लोअर एनर्जी स्टेट्स है। तो कहीं भी अगर आप ट्रांजिशन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक सेकंड प्लीज होल्ड। हाँ जी, सो न्यू नॉट इज इक्वल टू ये फॉर्मुलेशन, क्योंकि बेसिकली दैट इज द एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू h न्यू फोटॉन्स एनर्जी, राइट। तो ये h न्यू आप देख सकें यहाँ पर न्यू नॉट जस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये बात हो रही है, right। When the magnetic field B is applied, the total energy of the atom is given by this। क्योंकि हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एनर्जी में मॉडिफिकेशन होगा। इवन हम लोगों ने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में भी पढ़ रखे हैं कि कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी में मॉडिफिकेशन होगा। उस कंसेप्ट से भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिशन में भी मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर रोल आ रहा है। सो द एनर्जी विल बी, क्योंकि एटॉमिक सिस्टम को हमने मैग्नेटिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसलिए उस एनर्जी लेवल पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में उसका कुछ ना कुछ उसमें
टॉर्क एक्ट होगा यानी कि वर्क होगा, वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अब इनिशियल जैसे एनर्जी उसकी नहीं रही, एनर्जी उसकी चेंज हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस Vm, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये सिस्टम की उस एटम की एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने Vm की यानी पोटेंशियल की कैलकुलेट कर रखे हैं, म्यू वी जी एम जे वी, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए, अब इसमें ट्रांजिशन की अब बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन कर रहा है, एटॉमिक सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा, एक यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इधर अब एटॉमिक सिस्टम एटम ही नहीं उसमें ट्रांजिशन कर जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन भी एटम के इनसाइड में अगर कोई ट्रांजिशन कर रहा है तो उसको हम कह सकते हैं एटम इन एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो when the atom electron jumps from initial higher energy state EI, right, to the final lower energy state EF in the presence of magnetic field, the frequency of the radiation emitted, that is given by frequency का फॉर्मूला यही कॉन्सेप्ट यूज होना है, ये होता है nu इक्वल टू EI माइनस EF अपॉन h कट, राइट। यहाँ पर अब इसी में आप दोनों इसको कंसीडर करके ये फॉर्मुलेशन यहाँ पर हम लिख लेंगे। ये फर्स्ट वाले के लिए तो एज इट इज हमने लिख लिए, राइट, और सेकंड टर्म के लिए ये डिफरेंस हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट यहाँ पर सबस्क्रिप्ट यूज कर लिया गया है, क्योंकि सबस्क्रिप्ट नहीं यूज करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स के लिए डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, राइट। तो मीबी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे और एच कट पे कोई नहीं फर्क पड़ना है, राइट। एच कट नहीं है, एच है, राइट। तो ये फॉर्मुलेशन हमने यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से अगर हम एज्यूम कर ले कि डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है वो म्यू वी अपॉन एच कट है, डेल्टा न्यू की जगह हमने म्यू वी अपॉन एच कट कर दी है, राइट। तो ये इसको हमने न्यू नॉट कह दिए, जो कि अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमने जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए थे वो ये था, राइट। न्यू is equal to this much, nu naught is equal to this much, right। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई nu is equal to nu naught plus delta nu within bracket this, right, ये it is रह गया। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मुलेशन में देख सकते हैं that is the frequency of emitted radiation in the presence of magnetic field, is formulation nu is equal to nu naught plus delta nu within bracket this। so इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजीमन सेफ्टी वगैरह के बारे में, और इसको इंकॉर्पोरेट करके और इसको डिस्कस करेंगे किस तरह से स्प्लिटिंग, राइट। इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, गूगल क्लास में अवेलेबल रहेगा। इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे।